टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर लोन और आज का जो टॉपिक है, आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 60 क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखो आप ही कितना कुछ आपने तैयारी की हुई है और किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आपको बताना है मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं खिलाफत मूवमेंट के। जैसे यहाँ पे लिखा है टू रेज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमॉन्ग द मुस्लिम ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये बात सही है। टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, टू डिमांड स्प्रेड इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत, टू सेव द ऑटोमन अम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो पहला है और जो फोर्थ है ये इसके आंसर हैं। तो पहला और फोर्थ कहाँ पे है? पहला और फोर्थ डी पार्ट है, तो डी पार्ट इसका आंसर है। आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में इतना पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है ये कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ये पूछा गया, कौन सा इवेंट यहाँ पे है, किस तरह से था। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग भी हुआ, अगस्त डिक्लेरेशन भी हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट भी हुआ, ट्रीटी ऑफ सेवरस भी हुआ। लेकिन ये बताना है आपको कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर इवेंट आपको बताने किस तरह से रहे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। जी हाँ, पहला आएगा अगस्त डिक्लेरेशन हुआ, अगस्त डिक्लेरेशन पहले हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवर हुआ, लास्ट पे जो है चोरी चोरा आउटरेज हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के जो है अंदर पूछ सकते हैं। द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर, जो हंटर कमीशन रहा वाज अपॉइंटेड आफ्टर, किसके बाद में रहा? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपको बताना है, कुछ तीसरे का आंसर आएगा जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था उसके बाद ऐसा हुआ था। ठीक है, विद रेफरेंस टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, कौन नहीं जानता क्या कुछ हुआ वहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है जलियांवाला बाग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है गांधी जी रिटर्नेड द केसरी हिंद गोल्ड मेडल, क्या उसने ये रिटर्न किया था? रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड स्टेटस। इन दो में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, दोनों पहला और दूसरा ये दोनों हुआ था, तो बोथ 1 एंड 2 ये इसका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ये आ जाए कि कब हुआ जलियांवाला बाग, बट ऐसे पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कंपेल्ड महात्मा गांधी टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, कौन सा इवेंट? सुभाष एंड जवाहरलाल नेहरू एडवाइज्ड नेहरू टू विड्रॉ द मूवमेंट, क्या ये सही है? ब्रिटिश एग्री टू पुनिश जनरल डायर फॉर हिज हॉरेंडस एक्ट, द आउटब्रेक ऑफ चोरी चोरा वायलेंस, लैक ऑफ लीडर्स एज मोस्ट ऑफ देम वेयर अरेस्ट एंड वेयर इन प्रिजन। यहाँ पे कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ गया तो आप लिख सकते हैं, जब ऐसा देखने को मिला, जब चोरी चोरा इंसिडेंट वायलेंस हुआ तब इनको ऐसा करना पड़ा, नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वराज पार्टी को देख के आपको कंसीडर करना है कौन सी इन दो में से करेक्ट है। अब देखते हैं पूछता क्या है। इसने पहला पूछा है स्वराजिस्ट बिलीव्ड इन रेकिंग द कॉन्सेंस फ्रॉम विद इन, मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट एंड CR दास वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी। आप बताइएगा इन दो में से सही क्या है। तो इसमें अगर आप पहली बात करें, जो हमारे स्वराजिस्ट बिलीव करते थे इन वर्किंग द कॉन्सेंस फ्रॉम विद इन, दूसरा नहीं था, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, पहले का ए है, फर्स्ट ओनली। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द फॉलोइंग नोन एज द देश बंधु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, जिसे हम देश बंधु कहते हैं। तो देश बंधु की जब बात आती है तो इसका आंसर आता है चित्तरंजन दास। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके बारे में पढ़िएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महात्मा गांधी प्रेजाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट गया, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वेयर इंचार्ज ऑफ द परमानेंट पब्लिसिटी ब्यूरो। आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है, पहला या दूसरा। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा। दूसरा जो है इसका सही आंसर है। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया, जी हाँ, पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन बिकॉज, क्यों? जो इंडिया के लोग थे वो एजिटेटेड अगेंस्ट जब साइमन कमीशन, क्यों? नीचे ऑप्शन है आपके पास। जी हाँ, ऑप्शन है क्योंकि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, दैट इज़ वाई इंडियंस एजिटेटेड। ऐसा नहीं है कि इंडिया नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1999, नहीं। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डायवर्सी इन द प्रोविंसेस। द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे हमने ये बोल रहा है अगेंस्ट क्यों थे, तो इसका आंसर यही है। विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। साइमन कमीशन से क्वेश्चन आते भी रहते हैं और आ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पे है to consider the ethnic composition of the Indian public service of the Government of India, to check the progress of reforms under Government of India Act 1919, to emphasize on preserving state through British paramountcy। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ये कोड बता के क्या इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, ओनली सेकंड जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द पार्ट ऑफ गांधी 11th पॉइंट्स अल्टीमेटम सबमिटेड टू लॉर्ड एरविन बिफोर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर हमने क्वेश्चन बताना है आपको। 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम, इसमें क्या कुछ था, उसमें हमने कुछ लाए हुए हैं आपके लिए। तो बताना है आपको इसका जो सही आंसर है वो क्या है। ऑप्शन है एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट, साथ में है इंक्रीज इन मिलिट्री। तो पहले का आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, बिल्कुल ये ठीक है, 11 पॉइंट में था। दूसरा है इंक्रीज इन मिलिट्री एक्सपेंसेस, ये नहीं था। और राइट टू पोसेस आर्म फॉर डिफेंस, ये भी था। रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, ये भी था। डीप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डांडी मार्च। डांडी मार्च के बारे में अगर हम बात करें तो डांडी मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डांडी मार्च वाज स्टार्ट फ्रॉम साबरमती आश्रम इन 1932, गलत है ये। जवाहरलाल नेहरू compared this march to Napoleon's march from Elba to Paris, गलत है ये। तो neither one nor two, ये इसका आंसर आएगा। ना पहला सही है ना दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है साल्ट सत्याग्रह लीडर इम्पैक्ट इन, साल्ट सत्याग्रह लीडर इम्पैक्ट इन। तो यहाँ पे आपको पहला है तमिलनाडु के केलेपन, फिर है मालाबार सी राजा गोपालाचारी, ओडिशा गोपाबेंदु, आंध्र प्रदेश सिबरम्स। तो आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबो आर करेक्ट मैचड। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, इसका आंसर आएगा ओनली 2 पेयर्स। अब आपको बताना है ओनली 2 पेयर्स क्यों। साल्ट सत्याग्रह जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमने देखा है अक्सर तौर पे क्वेश्चन जो है इसके आते रहते हैं। तो पहली बात यह है तमिलनाडु लिखा है के कलियापन लिखा है ना, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें इसको राजा गोपाल आचार्य ने किया था। तो तमिलनाडु का जो है ये आता है, ठीक है ना। और दूसरा लिखा है इन मालाबार के क्लिपन, जिन्हें हम कहते हैं वाइकोम सत्याग्रह। तो ये जो है ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे
पी कृष्णन जो है इसका आंसर आता है मालाबार में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा लिखा है उड़ीसा, उड़ीसा करेक्ट है, ठीक है। उड़ीसा का जो आंसर आएगा वही आएगा गोपा बंधु, ये उड़ीसा का है, ये करेक्ट आंसर है। और फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सिमरम कैंप्स जो लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है। तो आंध्र प्रदेश और ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। Which of the following statement are correct with respect to Communal Award in 1932? अब Communal Award के बारे में बताओ क्या करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्यों सही है मैं दिखाता हूँ। इट इज़ द प्रपोजल ऑन मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन अनाउंस्ड बाई रामसिया मैकडोनल्ड। दूसरा, इट ऑल्सो रिकमेंडेड डबलिंग द सीट इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो ये दोनों जो हैं बोथ 1 और 2 इसका आंसर आएगा। सनी देओल की गदर फिल्म आपने देखी होगी, देखिए, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में एक मोड़ आया वहाँ दिल छोड़ आया। तो द गदर या गदर वाज ए, ये क्या था गदर, तो इसका जो आंसर आएगा वो था एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को, ये इसका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देखनी है और बताना है इसमें क्या सही है। पहला है बरिंद्रा कुमार घोष अटेम्प्टेड टू किल वाइसराय हाइडिंजी। दूसरा लिखा है वेंचिनेता लायर एसिनेटेड रॉबर्ट एश द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ तिरुनेलवेली। तो कौन सा जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा बी पार्ट, दूसरा करेक्ट है और ये जो है गलत है। विद रेफरेंस टू द कोमागाटा मरू, कोमागाटा मरू इंसिडेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कोमागाटा मरू sailed from British Hong Kong to Vancouver, Canada, carrying passenger from Punjab, British India। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब आपको पता चल जाएगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पहला पॉइंट ही सही है, दूसरा कहता है ए श्योर कमेटी वाज फॉर्मेड टू प्रोटेक्ट द डिसीजन दैट डिनाइड एंट्री टू द कोमागाटा मारू पैसेंजर्स, ये भी सही है। तीसरा कहता है रिसेंटली द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपोलोजाइज्ड फॉर द कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको टिक करना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर ये आ गया और ये इसी बार हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर, तो आपको बताना है जो नीचे फ्रीडम फाइटर दिए हुए हैं इनको देखना है। पहली बात है बरिंद्रा कुमार घोष, जुगेश चंद्रा चैटर्जी, राश बिहारी बोस। आपको बताना है हु ऑफ द इबो वाज वेयर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द, यहाँ पे जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी के साथ कौन था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें से फ्रीडम फाइटर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आएगा, देखिए डी, रेश बिहारी बोस से, ये तो जो था ये इसके थे। हु वाज द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे कहते थे हु ऑफ द फॉलोइंग, जिसे हम मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो मॉडर्न ऑफ यहाँ पे है मैडम भिखाजी रुस्तुम कैमा, प्रिटिलेटा वेडिडर, मिसेस एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे अगर हम 5वें की बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मैडम भिखाजी रुस्तुम कैमा, जिसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब बारी आती है हमारे भगत सिंह की। विद रेफरेंस टू भगत सिंह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भगत सिंह को देख के हमें ये बताना है कौन सी सही है। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थॉट्स, बिल्कुल ये बात सच है। दूसरा इसने क्या कहा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्ता थ्रू ए बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ये भी बात सच है। भगत सिंह वाज इन्वॉल्वड इन द सुंदर्स मर्डर केस, बिल्कुल ये बात सच है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों जो हैं ये करेक्ट हैं। भगत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ पे आ गया प्रिटिलेटा वेडर्स,
वेलिडर इज़ वेल नोन फॉर, किसके लिए ये वेल नोन थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेडिंग भारतली यूरोपियन क्लब, ये इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे? इट एडवोकेट्स द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड एविकेशन ऑफ टैक्सेस, नहीं। इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, नहीं। इट एडवोकेट्स सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज इन ऑपरेशन, ये भी नहीं। तो करेक्ट क्या है इसमें? नन ऑफ द इबो। तो अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसका जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कहता है गोपीनाथ साहा किल्ड चार्ल्स टैगोट द देन पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता, बिल्कुल ये गलत है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, शेवरॉम एसेसिनेटेड जॉन सॉन्डर्स। देखो यही जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में इस बार भी आने के चांस हैं। तो दूसरा जो है इसका आंसर आएगा Who of the following female revolutionaries tried assassinating the governor while receiving a degree at the convocation? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री पढ़ो आप। कौन सी फीमेल रिवोल्यूशनरीज ट्राइड assassinating the governor while receiving degree at the convocation? तो ये थी बीना दास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन थी? बीना दास। पढ़ा है बीना दास के बारे में? और पढ़ा होगा तो आप पढ़ना। ठीक है, शी वॉज ए मेंबर ऑफ चात्री संघा, a semi-revolutionary organization for women in Kolkata. On 6 February 1952, she attempted to assassinate the Bengal governor Stanley Jackson in the Convocation Hall of the University of Calcutta. She fired 5 shots but failed and was sentenced to 9 years of rigorous imprisonment. Okay, ये भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। Consider the following statement. The Tenancy Act 1939 for right to hold on land to all statutory tenants in Agra and Awadh. The Textile Inquiry Committee Bombay recommended the decrease in wages. Which of the statements जो हैं वो correct हैं? आपको बतानी है ये statement। तो अगर हम बात करें पहले का जो आंसर है, पहला यही आएगा, first only। With reference to Warda scheme of basic education, Warda scheme of basic education, consider the following statement। तो एजुकेशन पे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? इन 1937 द वारदा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रिजाइडेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल ये गलत है। द प्राइमरी एम ऑफ द स्कीम वाज टू प्रमोट लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, बिल्कुल ये सच है और आज भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी वाज अपॉइंटेड टू फार्मूलेट द स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 विद रेफरेंस टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जी हाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। एलाइड पावर कंसिस्ट ऑफ द यूके, फ्रांस, इटली, रशिया एंड चाइना, गलत। एक्सिस पावर कंसिस्टिंग ऑफ जर्मनी, यूएस एंड जापान, गलत। लॉर्ड लिनलिंगथो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल जी सही है। थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो दिखाऊँगा मैं। देखिए पहला और दूसरा नॉट करेक्ट, क्यों? क्योंकि ऑन September 1, 1939 Germany attacked Poland and led to the outbreak of World War II. Most of the world powers were divided into two factions. पहला क्या था? एलाइड पावर, जिसमें यूके था, फ्रांस था, यूएसए, रशिया और चाइना थे। दूसरा जो एक्सिस पावर है ये जर्मनी, इटली एंड जापान, ये इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। जी हाँ, यहाँ पे इवेंट की बात हो रही है तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ सकता है, किस तरह से आ सकता है? तो
इसको में आप देखिएगा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आएगा बी क्यों आएगा? क्योंकि पहले सेटिंग अप ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद दूसरा है सेकंड विक्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तीसरा जो है द गस्ट ऑफर बाय लॉर्ड लिंगथो, ये इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्यों इम्पॉर्टेंट ना हो? क्योंकि नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है ये पूछ सकते हैं कब बनी थी, ये 1938 में बनी हुई थी। उसके बाद ट्राइपोली कांग्रेस सेशन जो है वो 1939 में लगा हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस स्टूड अगेन फॉर द प्रेसिडेंशियल रेस एंड वन द इलेक्शन but as a representative of militants in radical group. This was however objected by Patel, Prasad and Kripalani on the ground that the president is the constitutional head. तो ये जो है who was the following first started the individual civil disobedience, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर आएगा विनोबा भावे। Unsatisfied with the August offer, the Congress decided to launch individual सत्याग्रह। विनोबा भावे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विनोबा भावे was the first to offer the सत्याग्रह and Nehru the second, ये important है। 25,000 people had gone to jail by June 1941. The aim was to show the nationalist patience was not due to weakness and to express people's feeling that they made no distinction between Nazism and the double autocracy in rural India. तो ये भी बहुत ही important है। Who among the following were official Congress? Who among the following were official Congress negotiators with Cripps mission? तो यहाँ पे है महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल नहीं, आचार्य JB कृपलानी एंड C राजगोपाल आचार्य नहीं, पंडित नेहरू एंड मौलाना आज़ाद। क्या ये सही है? जी हाँ, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर यही आएगा। देखो पहले का आंसर सी क्यों है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स was assigned the duty of winning the cooperation of India and to pacify the Indian leaders during the outbreak of World War II. जवाहरलाल नेहरू and मौलाना आज़ाद were the official negotiator for the Congress, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। दूसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा तीसरा। महात्मा गांधी आस्क्ड द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू सपोर्ट द रूलर ओनली इफ दे आर एंटी गवर्नमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। विद रेफरेंस टू क्रिप्स प्रपोजल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे क्रिप्स प्रपोजल की बात हो रही है, आपको बताना है स्टेटमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आएगा बी पार्ट, बी मतलब 2। इट प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ये इसका आंसर आएगा दूसरा। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज़ वेल नोन फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उषा मेहता वाज ए गांधीयन and a brave freedom fighter of India. She secretly organized the Congress Radio, also called the Secret Congress Radio, an underground radio station that functioned during the Quit India movement of 1942. The answer is A, running the Secret Congress Radio in the wake of India Quit India movement. Consider the following statement. The Hindu Mahasabha not only supported but actually took part in the Quit India movement. B.R. Ambedkar did not support the Quit India movement. आपको बताना है विच और नॉट करेक्ट, जो नॉट करेक्ट हो। तो नॉट करेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट पहली जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि हिंदू महासभा condemned and did not support the Quit India movement. They viewed it is sterile, unjust and injurious to the Hindu cause. तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। B.R. Ambedkar joined Viceroy Executive Council as a labor member. He did not support the Quit India movement. Consider the following. आपको देखना है इस स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक वाज लेड बाय S.C. बोस, क्या ये ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ये ठीक है।
इंडियन लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इज़ कॉल्ड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कोई पूछे आपसे किसे कहते थे, इन इंडियन लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को कहते थे फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस वाज द लीडर ऑफ द फैक्शन दैट फॉर्मड विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सुभाष चंद्रा बोस वाज कॉल्ड देश नायक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये सेकंड स्टेटमेंट है। देखो, सुभाष चंद्र बोस रिसीव्ड द टाइटल ऑफ देश नायक के इसको किसने दिया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। द नोबल एल्यूरेट इन एप्रिसिएशन फॉर हिज सर्विस टू द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर आएगा, तो सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको अब इन स्टेटमेंट को ऊपर जाना है और देखना है, बताना है क्या इसका आंसर सही है। पहला कहता है, इन नवंबर 1943 बोस गॉट अंडमान निकोबार फ्रॉम द जर्मनी आर्मी। क्या ये सही है? द कमांडर इन चीफ ऑफ द INA वाज मोहन सिंह। क्या ये सही है? आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए, पहले जो स्टेटमेंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर फाइनली टर्न्ड ओवर टू इंडिया बाय जापान ऑन November 6, 1943। ओके, द आइलैंड वेयर हैंडेड ओवर टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जो ये लिखा है जर्मनी आर्मी, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या था, जापान आता तो ठीक था, जापान इसका आंसर था, बट इसी वजह से जो इसका आंसर आएगा वो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। मोहन सिंह जो था इन इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड ए पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट is best remembered for creating and commanding the Indian National Army in Southeast Asia during World War II, and he was also chief of the INA। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी करेक्ट, सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला कहता है गांधी सपोर्टेड द वर्ना सिस्टम। क्या ये ठीक है? दूसरा है गांधी सपोर्टेड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। देखिए, पहला जो पॉइंट है, गांधी ने हमेशा सपोर्ट किया था वर्ना सिस्टम को, एंड ही बिलीव्ड दैट एडरिंग टू द वर्ना शर्मा आश्रम सिस्टम वाज ए प्री रिक्विसाइट फॉर बीइंग ए हिंदू। Gandhi Varna system had some internal flexibility, though, and in Hindu society, the Varnas could be traded for one another. Statement second is not correct. क्यों not correct है? Gandhi opposed the centralization of power, not supported. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा only 1। एक और क्वेश्चन आता है, शाहनवाज खान। जी हाँ, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरप्रकाश सिंह देलोन इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, INA, ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ये इसका आएगा। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें, थोड़ा अगर ऐड करें, इसका आंसर क्या आएगा? तो इतना काफ़ी है फिलहाल इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये जो IN म्यूटिनी थी किस ईयर में हुई थी? रॉयल इंडियन नेवी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा डी, 1946। और 18 से लेकर 23 फरवरी की अगर हम बात करें, 1946, ए सेक्शन ऑफ इंडियन सर्विंग इन द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनीड इन द बॉम्बे। वो कौन सी जगह थी? अब बॉम्बे था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रूली heroic if also largely forgotten episodes in the freedom struggle. They mutinied in protest against racial discrimination. On 18 February, 1100 ratings in the signals training establishment, Talwars went on hunger strike। तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री के अंदर देखा गया है।
विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की हम बात करें, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो अगर हम कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन में पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, इट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ ए फुल फ्लैज स्टेट ऑफ पाकिस्तान। क्या कैबिनेट मिशन के अंदर ऐसा था? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और दूसरा कहता है, देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, दूसरा आएगा, इट इनविसेजेड ए 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल सेक्शंस एंड यूनियन लेवल। ये इंपॉर्टेंट है इसका, ये आंसर इसका आएगा। देखो अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन की बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात है ऑन मार्च, कौन सा मार्च 24 1946 में द मिशन कंप्राइजिंग 3 कैबिनेट मिनिस्टर, कितने? 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो बनाए गए थे। पहला जो था वो था लॉर्ड, पता होना चाहिए, लॉर्ड पिथिक लैरेंस, पिथिक लैरेंस था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। उसके बाद दूसरा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कौन था? सर स्टैफोर्ड। और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी अराइव्ड इन दिल्ली। द मिनिस्टर स्टडीड द इंडियन सिचुएशन। अब इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। उन्होंने कहा था देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया एम्ब्रेसिंग ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट्स, इट शुड बी हैंडल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस। और इन्होंने कहा था the residuary subject would be vested in the provinces and they were given full autonomy. It envisaged a 3-tier executive and legislature at provincial sections and union level. तो ज़्यादा नंबर हम नहीं जाएंगे, तो इतना काफ़ी आई थिंक, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। विच इंडियन लीडर इनिशियली अपोज द माउंट बैटन प्लान, इनमें से किसने किया था अपोज माउंट बैटन प्लान को? तो माउंट बैटन प्लान की अगर हम बात करें, इससे हम कहते हैं प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये डेवलप्ड इन 1947 बाय लॉर्ड लॉर्ड्स माउंट बैटन ने, जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। माउंट बैटन प्लान ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए एसेंशियली था। इट वाज टू डिवाइड इंडिया बट टू रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। तो इसका जो आंसर आएगा माउंट बैटन, इसे हम जून 3 प्लान भी कहते हैं। बी जो है महात्मा गांधी ने अपोज किया था। माउंट बैटन प्लान वाज एसेंशियली ए प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इट वाज टू डिवाइड इंडिया बट टू रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। प्लान वाज इनिशियली अपोज्ड बाय महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने अपोज किया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंट बैटन प्लान, इसमें आप थोड़ा बताओ। तो इसमें अगर हम बात करें माउंट बैटन प्लान के बारे में, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान अंडर द माउंट बैटन प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सेकंड इसका आंसर आएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द माउंट बैटन प्लान, क्यों, ऐसा रीज़न क्या था माउंट बैटन प्लान के पीछे? तो माउंट बैटन प्लान की अगर हम बात करें, इसका आंसर आएगा टू प्रोवाइड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय रिटेनिंग मैक्सिमम यूनिटी, जैसे मैंने हम पहले बोला ऊपर। तो ये इसका मेन मकसद था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 1947 कौन नहीं जानता। इट रेटिफाइड द माउंट बैटन प्लान इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट रिसीव्ड एसेंट ऑन जुलाई 18। ओके, इतना आपको पता होगा। और 2 dominions with 2 constituent assemblies to be formed. 15th August was decided as the date for the setting up 2 dominions. Separate governor general for each dominions. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट। इट रेटिफाइड द माउंट बैटन प्लान इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या बोल रहा है? द आर्मी ऑफ बोल्शेविक्स वाज नोन एज द रेड आर्मी। द सपोर्टर्स ऑफ द टेसरिस्ट regime were the white Russians. Which of the statement is or correct? ये जो है आपको बताना पड़ेगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, पहला है, दूसरा है या बोथ हैं।
तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले का आंसर आएगा सी, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर आएगा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द सोवियत यूनियन ऑन द लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया? दूसरे का आंसर आएगा द सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टू द लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हम इन स्टेटमेंट को देखें कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली कहती है द सोवियत यूनियन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेन सोर्स ऑफ सपोर्ट इन द 1930s एंड 1940s। दूसरा कहता है इन दैट मुजम्मदर फाउंड द बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया इन 1939। कौन कौन सी करेक्ट है? देखिए पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। व्हाट वाज द नेहरू व्यू ऑन सोशलिज्म? सोशलिज्म के ऊपर और हम नेहरू की बात करें, इसका व्यू क्या था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है। नेहरू ही बिलीव्ड इन ए मिक्सड इकोनॉमी विद ए स्ट्रॉन्ग रोल फॉर द स्टेट। नेहरू was a firm believer in socialism and he saw it as a means of achieving economic and social justice for all Indians. However, he did not believe in a purely socialist system and instead advocated for a mixed economy. Consider the following statement regarding the civil disobedience movement। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। द एंटी apartheid मूवमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है क्या ये गलत है क्या सही है? तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये सही है। इसका आंसर आएगा सेकंड जो है ओनली। ठीक है। दूसरा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The rise of industrialization was the main factor that led to the emergence of trade unions in the 19th century। ये कहता है। दूसरा कहता है the influence of the church was primary factor that led to the emergence of trade unions in India। कौन सी इनमें से करेक्ट? तो इसका आंसर आएगा पहला, the rise of industrialization was the main factor that led to the emergence of trade union in 19th century। Which of the following was a major consequences of World War First? क्या रहा मेजर consequence क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी वाज द फाउंडर ऑफ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। क्या ये सही है? दूसरा कहता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन प्लेड इन एक्टिव रोल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कौन सी करेक्ट है? तो दोनों करेक्ट हैं, दोनों। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा? क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी क्लोजली एसोसिएट थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। तो इंडिगो की अगर हम बात करें, फोर्स एंड कोर्शन वेयर द मेथड्स यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू फोर्स द फार्मर टू कल्टीवेट इंडिगो। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। द ब्रिटिश स्टॉप्ड द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन बंगाल आफ्टर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। बिल्कुल ये भी ठीक है। तो बोथ जो है इसका आंसर आएगा ए और बी, दोनों जो है इसका आंसर आएगा। तो बोथ 1 एंड 2 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मापिला रिवोल्ट। जहाँ पे है मापिला रिवोल्ट 1921। बहुत कुछ है मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत कुछ है बच्चों, ऐसा नहीं है शॉर्टकट में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। तो मापिला रिवोल्ट 1921 की अगर हम बात करें, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या लगता है आपको इसका जो आंसर आएगा मैपिला का इसका आंसर क्या आ सकता है? जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वेरीमुखनाथ कुंजमद हाजी लेड द मैपिला रिवोल्ट इन केरला इन 1921। दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ द मैपिला रिवोल्ट। तो मैपिला रिवोल्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर आएगा बोथ
1 एंड 2 जो है इसका आंसर आएगा। देखिए अगर हम बात करें वरियम उनथ कुंजमद हाजी वाज ए मैपिला लीडर हु लेड द मापिला रिवोल्ट इन केरला। ये भी याद रखना, कहाँ पे? केरला के अंदर 1921 में, ये भी आ सकता है। What among the following was the main cause of बारडोली सत्याग्रह? तो मेन कॉजेज़ क्या हैं बारडोली सत्याग्रह के? तो मेन कॉज जो है हाई टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द फार्मर ऑफ बारडोली, ये इसका आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे स्वामी सहाजानंद सरस्वती वाज एसोसिएटेड विद द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, क्या ये ठीक है? दूसरा ये कहता है द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर फार्मर्स वाज ए मेजर अचीवमेंट ऑफ द किसान सभा मूवमेंट। तो कौन सी जो है करेक्ट है, पहला है या दूसरा है? तो इसका आंसर आएगा पहला, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज एडॉप्टेड बाय द तिबागा मूवमेंट टू प्रेस फॉर देयर डिमांड? ये तिबागा मूवमेंट भी कभी न कभी आपने पढ़ी होगी। तो तिबागा जो मूवमेंट है, तिबागा मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये एक एग्रेरियन मूवमेंट जो कि बंगाल से ओरिजिनेट हुई थी, 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में हुई थी। तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ये किया गया था। द मूवमेंट जो था इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट था। क्वेश्चन 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामपा रेबिलियन। रामपा रेबिलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो महात्मा गांधी, पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी लेड द रामपा रेबिलियन, और दूसरा कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेबिलियन वाज टू एस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट स्टेट। तो कौन से सही हैं? देखिए और हम बात करें, पहला भी गलत है। ये एक आर्मेड अपराइजिंग दैट टुक ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेशन, लैंडलॉर्ड ऑपरेशन। तो स्टेटमेंट पहली जो है वो करेक्ट नहीं है। इस तरह से अगर आप बात करें, जो स्टेटमेंट सेकंड है, तो पहले में एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी ने ये किया था। तो जो अब प्रेजेंट डे है, आज प्रेजेंट डे जो रामपा रीजन है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, 1922 से 1924 में। और यहाँ पे अगर हम अल्लूरी सीतारामा राजू जो थे ये रिवोल्यूशनरी हुआ करते थे, गांधी जी नहीं थे। तो दूसरा बात है, दूसरा भी इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है? तो रामपा रेबिलियन वाज ए रिजल्ट ऑफ द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बंगाल फेमाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल फेमाइन की बात करें, इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है बंगाल फेमाइन क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों को मारा गया, बहुत जुल्म हुआ था। तो इसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई ना कोई बुक आप पढ़िएगा इसके बारे में। तो लॉर्ड वेवल वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन 1943। तो ये थे लॉर्ड वेवल थे। ड्रॉट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द बंगाल फेमाइन इन 1943। तो ये बात सच है। तो पहला और दूसरा ये सही हैं। और इसमें एक और चीज़ हम बात करें, लॉर्ड वेवल जो था जब ये हुआ उस टाइम इसने कहा कि लाखों लोग जो हैं वहाँ पे मारे गए। इसकी डिटेल जो है आप खुद पढ़ लेना। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रैची कमीशन ऑफ 1880। तो स्ट्रैची कमीशन 1880 में, तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर है जो है वो है टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैची कमीशन 1880 में हुआ, ये आपको याद रखना है। अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी आप आ सकता है। तो किसके लिए रिकमेंड किया गया था? ताकि इंडियन की एग्रीकल्चर को देखा जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो चार्टर्ड एक्ट
चार्टर्ड एक्ट की अगर हम बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। और क्यों इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि आप जानते हैं इसके बारे में। यहाँ ऑप्शंस लिखे हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन है। अब बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द चार्टर एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। तो पहला और दूसरा बोथ 1 एंड 2 जो है इसका आंसर आएगा। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिविल सर्विस अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पर्पज़ क्या था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फोर्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा टू एंश्योर सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है क्या सही है। यहाँ पे लिखा है द ली कमीशन आल्सो रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा है लॉर्ड कर्जन वाज द चेयरमैन ऑफ द ली कमीशन। तो कौन सा करेक्ट है। तो पाँचवीं को अगर हम बात करें, ये नाइदर 1 और नाइदर 2, ये इसका आंसर आएगा। वो क्यों आएगा, पहले क्यों गलत है। द ली कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फॉर ईच प्रोविंस टू ओवरसी द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। द ली कमीशन वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया। और दूसरा क्यों करेक्ट नहीं है, लॉर्ड ली ऑफ फेरहिम हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट द टाइम वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ली कमीशन। ठीक है, कौन था, लॉर्ड कर्जन नहीं था बल्कि लॉर्ड ली ऑफ फेरहिम, ये था उस टाइम। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन। तो ये हमने पहला लाया था लेक्चर, इसके ऊपर एक लेक्चर और लाएंगे, 60 क्वेश्चन और लाएंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं।